तो आइए एक और हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में समझते हैं, जिसका नाम होगा उपयुक्तता के आधार पर। उपयुक्तता के आधार पर संसाधन का प्रकार। तो देखिएगा, उपयुक्तता या इसको कभी कभी नाम दिया जाता है पुनः प्राप्ति के आधार पर। क्या चीज़? पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। यानी इस दोनों के बारे में, दोनों का मतलब एक ही होगा। देखिएगा, उपयुक्तता के आधार पर या पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। आपके इसके नाम में ही पता चल रहा है कि इसका उपयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपयोग, या जिनको पुनः प्राप्त करने की बात किया जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, तो ये आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या चीज़ होगा? अनवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल, और होता है एक नॉन रिन्यूएबल। उसके मतलब कहने का मतलब है कि एक तुम्हारा रिन्यूएबल होगा, एक होगा तुम्हारा अनरिन्यूएबल होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो होगा तुम्हारे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन की बात किया जाएगा। तो समझिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं? उपयुक्तता के आधार पर और पुनः प्राप्ति के आधार पर। इसी दोनों शब्दों से इस दोनों का परिभाषा दिया जाएगा। जैसे समझिएगा, नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या चीज़ होगा? समझिएगा, देखिएगा, माने वैसा संसाधन जिनका उपयोग क्या किया जाए? बार बार किया जाए। क्या किया जाए? बार बार किया जाए, तथा जिनकी पुनः प्राप्ति आसानी हो। दो शब्दों पर इसका परिभाषा दिया जाएगा। देखिए, वैसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जाए तथा जिनकी पुनः प्राप्ति आसानी से हो सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय। यानी जिसका तुम उपयोग करोगे तो बार बार उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर जल्दी ही बन जाएगा, फिर उपयोग करो, फिर बन जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बार बार उपयोग करते हैं, हो जाता है। तो यानी हवा जो है हमारे लिए नवीकरणीय हो जाएगा। फिर ये जल जो होता है, ये भी क्या चीज़ होता है? जल भी नवीकरणीय होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जल का हमने उपयोग किया, जल क्या हुआ? पृथ्वी पर आया, हिमालय से आने के बाद क्या भाप बना, भाप बनने के बाद ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगा। तो ये क्या होगा? ये प्राप्त हो जाए। लेकिन ज़रा सोचिए, यानी इस प्रकार के जो भी सब पदार्थ होंगे जिनका उपयोग करके, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर लिखिएगा कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जाए तथा जिनको पुनः प्राप्ति आसानी से किया जा सके, कौमा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी क्या समझे आपने? हमने ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नवीकरणीय यानी जिसको क्या कहा जाए? नया, मतलब हर बार, मतलब बार बार उपयोग किया जाए, और जिनको पुनः भी प्राप्त किया जा सके, और पुनः प्राप्त आसानी से किया जा सके। ये नहीं कि उनको प्राप्त करने में काफ़ी समय लगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिनका उपयोग बार बार किया जाता है तथा जिनकी पुनः प्राप्ति आसानी से हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा, नवीकरणीय संसाधन जो होंगे, उदाहरण में समझिएगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या क्या हो सकता है। तो जो नवीकरणीय संसाधन होगा, जैसे आप हवा को, मतलब ऑक्सीजन देख सकते हैं, यानी हमारे क्या चीज़ होगा? हवा हो सकता है, हवा, और उसके बाद पानी हो सकता है, जिनको क्या किया जाता है? बार बार हम उपयोग करते हैं, पुनः हम लोग प्राप्त भी कर लेते हैं। फिर देखिएगा, और नवीकरणीय संसाधन में क्या चीज़ होगा? तो देखिएगा, वैसा संसाधन
संसाधन, देखिएगा तो हम चाहेंगे तो इसी के अनुसार से इसका भी परिभाषा दे सकते हैं। तो कैसे, तो लिखिएगा इसी के अनुसार से वैसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार नहीं किया जाता हो, जिनका उपयोग क्या किया जाता, बार बार नहीं किया जाए, तथा जिनकी पुनः प्राप्ति आसान न हो, कॉमा उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिएगा अनवीकरणीय संसाधन कैसे कहेंगे कि जिनको क्या किया जा सके, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने क्या बताया, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो वैसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार ना किया जाए तथा जिनका पुनः प्राप्ति आसान ना हो, यानी जिनको पुनः प्राप्त करना आसान ना हो उन्हें को हम लोग क्या करते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे यहाँ पर समझिएगा उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्या कोयला को अगर यदि आप उपयोग करते हैं तो क्या कोयला की पुनः प्राप्ति आसान है, क्या कोयला की पुनः प्राप्ति आसान है, तो नहीं है। कोयला जैसे एक बार अगर यदि आपने कोयला का उपयोग कर लिया तो उसको दोबारा आपको कोयला बनाने में काफ़ी लाखों वर्षों लग जाते हैं। तो सोचिए क्या कोयला आपके लिए नवीकरणीय संसाधन होगा, नहीं होगा। लेकिन ज़रा सोचिएगा हवा हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन है, पानी हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन है। तो जिनको प्राप्त करना हमारे लिए क्या हो, आसान हो, आज जिनका बार बार उपयोग करें वो नवीकरणीय है, नया हो पाएगा। नवीकरणीय का मतलब नया, हर बार नया हमको मिलते जाएगा। और नवीकरणीय आप एक बार उपयोग कर लिए हैं तो उनकी प्राप्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला बनना क्या साल 2 साल 10 साल का खेल होता है, नहीं, कोयला बनने में कई हजार वर्ष समय लगते हैं तब जाके कोयला बनता है। तो बताइए कोयला भी संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन होगा, अनवीकरणीय है, यानी इसको पुनः प्राप्ति करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो ये हमारे क्या चीज़ होगा, अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमने समझ लिया कि उपयुक्तता के आधार पर इसका कितने प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय होती है। आए अब उसके बाद हम फिर इसके बाद अगला लोग देखेंगे कि क्या चीज़ होता है। चलिए आइए एक और संसाधन के बारे में हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग समझेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन। देखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन, अब इसके नाम में ही पता चल रहा है स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी का मतलब होता है उसका मालिक कौन है। तो मालिकाना के आधार पर इसका देखा जाता है। तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके होते हैं, देखिएगा पहला होता है निजी, क्या चीज होता है, निजी संसाधन, या जिसको कहा जाता है व्यक्तिगत, क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन। फिर देखिएगा जो 2 नंबर पे होता है उसको कहा जाता है सामुदायिक संसाधन। फिर जो तीसरा नंबर पर आएगा आपका, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन या फिर जो चौथा नंबर पर आएगा उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या कहा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यानी क्या क्या होते हैं, देखिएगा निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक नहीं सामुदायिक, क्या बोलेंगे इसको, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। यानी स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना के आधार पर, कौन किसका मालिक है उसके आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया। पहला जो, चलिए आइएगा, बीच बीच में कॉल आ जाता है इसलिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, वीडियो को रोकना पड़ता है। इसलिए देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। हमने कहा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो स्वामित्व का मतलब होता है कौन उस संसाधन का कौन मालिक है,
उस मालिकाना के हक के आधार पर हम संसाधन के प्रकार को समझेंगे। तो जो बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनका कोई व्यक्ति भी क्या हो सकता है, मालिक हो सकता है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उससे जैसे निजी संसाधन या जैसे व्यक्तिगत संसाधन। फिर उसके बाद सामुदायिक संसाधन, उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आइए ये 4 प्रकार के स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं, हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहला जो है आपका क्या चीज़ है, निजी संसाधन, जिसको क्या कहा जाता है, निजी संसाधन या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत, क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन। अब समझिएगा निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन होता क्या चीज़ है। तो देखिए नाम से ही, इस शब्द से ही हमें परिभाषा को क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। निजी का मतलब कोई पर्सनल किसी का होगा, यानी व्यक्तिगत होगा, किसी का खास, मतलब किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। तो इसका मतलब बताइएगा कि वैसा संसाधन क्या चीज़ होगा, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो, कौमा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे निजी या व्यक्तिगत, या क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या समझ में नहीं आया, क्या यह समझ में नहीं आया कि व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन किसे कहते हैं, माने वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। जैसे समझिए ये मेरा कोचिंग है, इस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो ये जो संसाधन का जो स्रोत बना है, आप लोग को पढ़ाया जाता है, तो इस संसाधन पर किसका अधिकार हुआ, मेरा। तो यानी जो कोचिंग हुआ ये मेरा खुद का संसाधन है। तो ये इसका उदाहरण हो सकता है कि कोचिंग, प्राइवेट स्कूल, ये सब किसका संसाधन का उपयोग हो जाएगा, तो ये निजी संसाधन के उदाहरण में आ जाएगा। ऐसे जो भी चीज़ आपको दिखाई देगा, जैसे आपका पर्सनल जो गाड़ी होते हैं उसका अधिकार किस पे होता है, किसी निजी व्यक्ति का होता है। तो जैसे आप देखते हैं कि एयरलाइंस होते हैं, तो बहुत सारे एयरलाइंस होते हैं, उन पे भी अधिकार किसी न किसी व्यक्ति का या का होता है, तो वो भी क्या चीज़ होगा, निजी संसाधन हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन आया ना, तो आया। तो यहाँ पर समझिएगा, यानी वैसा संसाधन जिस पर संसाधन है लेकिन अधिकार किसका है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन के वजह से जानते हैं। तो जैसे मैं अपने कोचिंग के बारे में ही कह सकता हूँ, उदाहरण में क्या लिख सकता हूँ, जैसे मेरा कोचिंग ही हो जाएगा, कोचिंग क्या चीज़ होगा, कोचिंग हो जाएगा। तो ये हमारा जो कोचिंग होगा ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा संसाधन हो जाएगा। उसी तरह किसी का स्कूल हो सकता है, तो ये सब क्या चीज़ होता है, संसाधन हो जाएंगे। तो बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इतना बात अगर यदि आपको समझ में आ गया तो अब आइएगा, उसके बाद हम लिखेंगे सामुदायिक संसाधन। देखिएगा यदि आपको एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा में क्या है, सामुदायिक संसाधन, यानी क्या समझिएगा, बताइएगा। सामुदायिक संसाधन में आप इसे समझा, ऐसे ही समझ लीजिए, अगर आपको लिखना है या समझना है समझिएगा। देखिए निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, यानी हमने क्या बताया, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो सामुदायिक का मतलब होता है समूह या समुदाय, यानी वैसा संसाधन, क्या लिखेगा, वैसा संसाधन जिस पर समुदाय या समूह या क्या चीज, समूह का अधिकार हो, क्या चीज हो, अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन। क्या कहा जाता है, संसाधन कहते हैं। क्या समझे बताइएगा, यानी क्या समझे, आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए सेम टू सेम इसी तरह बोलना है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना। क्या, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति को हटाकर क्या बोलेंगे, समुदाय में किसी भी हो सकता है, किसी धर्म से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे कब्रिस्तान
पर किसका अधिकार होता है? मुस्लिमों का अधिकार होता है। तो ये जो संसाधन है कब्रिस्तान का, इस पे किसका अधिकार है? मुसलमानों का। तो वो किसका, किसी एक समुदाय का हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्या कहलाएगा? कब्रिस्तान आपका सामुदायिक संसाधन हो गया। जैसे आप देखते हैं जहाँ पे हिंदू लोग जलाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है जहाँ पे हिंदू लोग जलाया जाता है? क्या चीज़ बोलो, क्या चीज़ बोला जाता है? शमशान घाट। क्या बोला जाता है? शमशान घाट। तो यानी शमशान घाट पर अधिकार किसका है? किसका है? हिंदुओं का है। तो ये भी एक सामुदायिक हुआ कि नहीं हुआ? आप देखते हो कि हर गांव में क्या चीज़ होता है? सामुदायिक भवन बना रहता है। देखते हो, जैसे हमारे कोचिंग के जस्ट बगल में यहाँ पर क्या है? एक सामुदायिक भवन है। अब जिसका उपयोग कौन करता है? पूरे समाज के लोग। तो वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन का उदाहरण। तो क्या आपको इसको समझने में और इसके उदाहरण देने में दिक्कत है? होगा? नहीं होगा? यानी तो अब हमने इतना देख लिया। अब उसके बाद हम अब थोड़ा सा साफ करेंगे बोर्ड को, फिर हम ये दोनों के बारे में समझाते हैं। हो गया? चलिए आइए हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझते हैं। तो हमने निजी संसाधन समझ लिया, व्यक्तिगत समझ लिया, सामुदायिक समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय। तो देखिए, जैसे इसको दो को समझ लिए वैसे इसको भी समझ लेंगे। क्या लिखेंगे बताइएगा? हम लिखेंगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र, जिस पर किसी राष्ट्र या देश का अधिकार हो, कौमा उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र या देश का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो देखिए उदाहरण में हमारा क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए उदाहरण में समझने का प्रयास कीजिएगा। अब राष्ट्र में क्या क्या हो जाएगा? तो बताओ, ये रोड है, रोड समझते हैं ना, सड़क। बताइएगा, जिस सड़क पे तुम लोग चलकर मेरे कोचिंग में आते हो, ये सड़क पर अधिकार किसका है? सड़क पर किसका अधिकार है? राज्य का, यानी सरकार का अधिकार होता है। तो ये सड़क भी आपका क्या चीज़ है? आपका राष्ट्रीय संसाधन है। बताइएगा, ये सरकारी स्कूल पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्र का। तो ये भी क्या चीज़ होगा? सरकारी स्कूल भी क्या चीज़ होगा? सरकारी स्कूल। बताइएगा, ये रेलवे क्या चीज़ होगा? रेलवे। बताइएगा, रेलवे पर किसका अधिकार है? सरकार का। तो कौन सा संसाधन कहलाएगा? रेलवे भी आपका क्या है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। क्योंकि अभी भी भारत में क्या चीज़ है? रेलवे पर अधिकार किसका है? सरकार का है। तो इतना बताइएगा। तो ये सब कुछ हो जाएगा। और बताइए, और क्या चीज़, और आपको कुछ पता है और क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बताइए कि सड़क हो जाएगा सरकार, क्या चीज़? एयरपोर्ट। हाँ, सांसद भवन भी हो जाएगा। संसद भवन आपका एयरपोर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यानी आप खुद ही बताइए कि जो भी वैसा संसाधन का मीनिंग तो समझ में आ गया आप लोग को? संसाधन का मतलब होता है जिससे हमारा जीवन आसान बन जाए या हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाएगी। यानी दुनिया में कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हमारे जीवन को आसान बनाता है, मतलब क्या होता है? आसान बनाता है, सुलभ बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो बताओ, सड़क भी संसाधन है, क्योंकि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमारी यात्रा को क्या बनता है? सुलभ और क्या बनाता है? आसान बनाता है। फिर सरकारी स्कूल भी संसाधन है, जिसमें हम लोग पढ़ लिख कर, आज हम पढ़े हैं तो तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो तो कल आगे होकर तुम लोग कुछ करोगे, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनता है। रेलवे भी हमारे संसाधन का क्या संसाधन ही है, वो भी कैसे? सरकारी। संसाधन भवन यानी सब कुछ हो जाएगा। तो इत्यादि। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग डील करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिएगा, तो आप इसके समझने का प्रयास कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या चीज होता है? एक क्या चीज हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है ना, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है, संस्था। देखिएगा, यानी कहने का मतलब है, ठीक इसी प्रकार से इसको चाहेंगे तो हम परिभाषित करेंगे। देखिएगा,
क्या कहेंगे, देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पे और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि वैसा संसाधन जिस पर क्या चीज हो, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो। किसका, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या हो, अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या आप नहीं लिख लीजिएगा, क्या आप स्वयं से नहीं लिख सकते हो, बताओ है बालक, स्वयं से नहीं लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, यानी क्या लिखोगे, वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बताओ, इतना आसान बात लिख लोगे ना, जल्दी से अपने स्वयं से लिखो, स्वयं से लिखो। अब इसको समझने का प्रयास करोगे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जैसे देखिए कि हमारा भारत है, हमारा क्या है, भारत है। आप देखिएगा थोड़ा सा भारत का नक्शा यहाँ पर बनाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ही अपना क्या है, भारत है, ऐसे करके। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब ये क्या है, यहाँ पर क्या है बताइएगा, यहाँ पर जो है ये सब पानी पानी है, पानी है ना, जलाशय है, क्या है, जलाशय है। इधर आपका क्या है, अरब सागर है, इधर नीचे क्या है, हिंद महासागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यही है ना। क्या क्या है बताइए, यहाँ पर क्या है, अरब सागर, यहाँ पर आपका क्या है, हिंद महासागर, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बताइएगा, ये सब है ना। तो देखिएगा ये सब, अब देखिए जो हिंद महासागर है, अरब सागर है, इसके बहुत दूर तक फैला हुआ है। और इसके बाद आप इधर जाइएगा तो बहुत दूर के बाद क्या चीज़ आता है, नीचे हमारा अटलांटिक आता है। इधर जाइएगा तो इधर आइएगा तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो आपको साउथ अफ्रीका क्या चीज़ होगा, यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये हमारा क्या चीज़ है, एक हमारा क्या है, ये एक मैप है जिसके द्वारा आपको बताने का, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है ना, भारत। अब इस भारत के देखिएगा ये सब क्या है, ये सब जल है ना। अब इसको जल के नीचे आइएगा तो ये आपका क्या, हिंद महासागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, सॉरी इधर अरब सागर है, क्या चीज़ है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पर देखिएगा, यहाँ पर समझिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर समझिएगा। देखिए ये अपना भारत, ये भारत के नीचे क्या चीज़ है, ये भारत है, भारत के नीचे क्या है आपका, यहाँ पर हिंद महासागर, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और देखिएगा और यहाँ पर नीचे आइएगा तो सबसे नीचे जो होता है अटलांटिक होता है। अब यहाँ पर ये सब जो पानी है, और यहाँ पर देखिएगा तो इधर आइएगा तो अफ्रीका हो जाएगा, इधर आपका ऊपर में उत्तर होता है तो उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका, और इधर देखिएगा ये सब यूरोप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और देखिएगा तो यहाँ से 200 नॉटो माइल, कितना, 200 नॉटो माइल्स तक भारत का अधिकार होगा। कितना, जैसे दूरी मापने के लिए, समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटो माइल्स का उपयोग किया जाता है, यानी 200 नॉटो माइल्स तक ले उस पर किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा। लेकिन 200 से अधिक जो मान लीजिए कि सब ऐसे समझिए कि मेरा अगर जैसे आपका घर होता है तो घर का जो मान लीजिए कि ज़मीन होता है आगे का, उस ज़मीन पे आपको मान लीजिए यहाँ पर समझिएगा जो होता है, तो हमारा ग्लोब कहाँ गया, ये रहा, इसको समझिएगा, कहाँ गया, भारत। देखिए ये भारत है। अब इस भारत छोटा सा ग्लोब है तो क्या हुआ, ग्लोब है ना, हो गया तो हो गया। यहाँ पर समझिए, ये देखिए ये भारत है ना, देखो साफ बकलोल है, यहाँ पर देखो ये ग्लोब है, लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्लोब है, यहाँ देखो ये ग्लोब पर हमारा भारत है। अब भारत के नीचे देखिएगा तो देखिए इतना दूर तक ये सब पानी है। तो यहाँ से 200 नॉटो माइल तक भारत का अधिकार होगा। और उसके बाद किसका अधिकार रहेगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगा उसका अधिकार होगा। तो वो जो संस्था है अगर वहाँ से कोई भी आएगा तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा, वो उस कैसा नियम रखता है, किस तरह रखता है, वो उसका अधिकार है। लेकिन 200 के अंदर में, नॉटो माइल्स के अंदर में अगर किसी को भी जाना है, आना है, तो उस पर अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। यहाँ से 200 तक ले भारत का अधिकार होगा। तो इस पर कौन करेगा, भारत। तो वही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसे कहते हैं, इसका मतलब समझ में आया, क्या समझे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होती हैं कि वैसे संस्था जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे 200 समुद्र में 200 नॉटो माइल से जो आगे का जो होता है उस पर किसका अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। चलो यहाँ पर देखो है, तो देखिएगा
इधर इधर अब अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आए, समझो यहाँ पे बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड पे यहाँ पर समझो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम बता रहे थे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो देखिएगा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अपना भारत है ना, भारत के जब आप दक्षिण में आइएगा तो क्या पानी वाला क्षेत्र है? तो ये जो पानी वाला क्षेत्र है, इसको इस वाले जो पानी से सटा हुआ जो भूभाग है, इस भूभाग को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? तो इस वो पानी से जो सटा हुआ भूभाग है, भूमि का जो भाग है, इसको बोला जाता है तटीय भाग। कौन सा? तटीय। क्या बोला जाता है इसको? तटीय। तटीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तटीय क्षेत्र बोला जाता है। आप समझ नहीं गए, समझने का प्रयास है। देखिए तो ये समुद्र के जो समुद्र से सटा हुआ भूभाग होता है उसको तटीय क्षेत्र कहा जाता है। और देखिएगा इस समुद्र क्षेत्र से, इस तटीय क्षेत्र से, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये हमारा है ना, यहाँ से ये जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये वाला, यहाँ से 200 किलोमीटर, कितना? 200। उस समय नॉटो माइल बोले ना, तो नॉटो माइल उसको हटा दीजिएगा, आपकी किताब में 200 ही दिया है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 200 किलोमीटर तक, कितना दूर? 200 किलोमीटर तक। जैसे होता है ना कि किलोमीटर सब, जैसे यहाँ से मोतिहारी 15 किलोमीटर, तो यहाँ से इस तटीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा? भारत का अधिकार होगा। किसका? भारत का। क्या ये 200 किलोमीटर तक ले है? बहुत दूर तक ले है। तो उसके बाद पर किसका अधिकार होगा? किस देश का अधिकार होगा? किसी भी देश का अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। तो उसी को हम लोग कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी यहाँ से 200 किलोमीटर से, यानी तटीय भूभाग से समुद्र में 200 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को हम लोग क्या कहा जाएगा? क्या समझेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझेंगे। इस पर अधिकार किसका होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होगा। इसी में एक शब्द आता है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। इसका नाम है अपवर्जक क्षेत्र। इस शब्द का मतलब समझिएगा। अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो अपवर्जक क्षेत्र होगा वह क्षेत्र जिस पर क्या हो, जैसे समुद्र क्षेत्र का जैसे बात हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप समझिएगा कि तटीय भूभाग से, कहाँ से? तटीय भूभाग से 200 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र में, कहाँ पे? समुद्र में। यानी तटीय भाग से 200 किलोमीटर तक के दूरी तक समुद्र में के अधिकार, माने क्षेत्र पर उस देश का अधिकार होता है। अर्थात उस क्षेत्र पर बिजली उत्पादन करना हो, मत्स्य पालन करना हो, या वहाँ पे किस परिवहन करना हो, या किसी प्रकार का नियम कायदा कानून लगाना हो, उस पे किसका अधिकार होगा? उस देश का अधिकार होगा। तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या समझेंगे? अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। क्या समझेंगे? अपवर्जक क्षेत्र। यानी कैसे लिखोगे? अपवर्जक क्षेत्र किसे कहेंगे? वैसा क्षेत्र, मैंने ऐसे बताओगे, समुद्र, मैंने कैसे बताओगे? किसी भी मतलब समुद्र क्या बोला जाएगा? तटीय भूभाग से, कहाँ से? तटीय भूभाग से समुद्र में 200 किलोमीटर तक के दूरी को, 200 किलोमीटर तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। बस इतना, इस पॉइंट में इतना ही था। अब हम लोग आगे देखेंगे।